तो दोस्तों फाइनली मैं आज आपके सामने सोशियोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, वो भी हमारा टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। मेरे दोस्तों समझाने की जिम्मेदारी इस पागल का है। मैं पूरा सिस्टम को मेरे भाई आप लोगों के दिमाग में पूरा फिट करके यहाँ से मैं जाने वाला हूँ। आपके पेपर के अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट बनेगी सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों मैं वही क्वेश्चन आप लोगों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी मेरे जो जितना भी क्वेश्चन मैराथन क्लास में बताया हूँ मेरे दोस्तों, सारा मैराथन क्लास का सारा क्वेश्चन को कर लेना है। बाकी जो भी मैराथन क्लास को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक के माध्यम से मेरे दोस्तों सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सारा मैराथन क्लास को आप लोग कंप्लीटली देख सकते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स ने 5-5 मार्क्स का मैंने 3 लेक्चर प्रोवाइड किया हूं, जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन सर, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं या हरित क्रांति क्या है? मेरे भाई हम सभी को पता है कि हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुई थी। और हमारा हरित क्रांति का मतलब होता है मेरे भाई कि पहले जब हमारे देश आजाद हुई थी ना, उस समय हमारा सबसे ज्यादा कृषि व्यवस्था पर ध्यान दिया गया था, लेकिन फिर भी हमारा कृषि व्यवस्था मजबूत नहीं हो पाई। फिर लोगों ने कहा चलिए भाई कुछ व्यवस्था को सुधार किया जाए। तो लोगों ने कहा कि क्या सुधार किया जाएगा? तो बताएगा कि सिंचाई के क्षेत्र में हम लोग सुधार करेंगे कि जो जो चीज में कमी है या जो जो चीज कमजोर है उस पर ध्यान देंगे। कहा कैसे? तो बोलेंगे सर हम लोग हाइब्रिड बीज का प्रयोग करेंगे। क्या? हम लोग हाइब्रिड बीज का प्रयोग करेंगे, साथ ही साथ सिंचाई व्यवस्था को सुधार करेंगे, और साथ ही साथ उर्वरक जो हम लोग का छिड़काव हम लोग करते हैं या हम लोग खेतों में जो खाद्य पदार्थ डालते हैं, इन सब चीजों में हम लोग सुधार करेंगे। तो इससे हम लोगों का जो कृषि व्यवस्था है वो बहुत ही मजबूत हो जाएगी और पिछले साल की तुलना में इस साल में काफी उपजाऊ होगी। तो इसी व्यवस्था को मेरे भाई क्या कहा जाता है? तो बताएंगे सर हरित क्रांति। आइए सर, ये तो मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, आप समझिए। कृषि उत्पादक में व्यापक परिवर्तन की हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। पहले मान के चलिए 5 केजी चावल का उत्पादन हुआ, अब 25 केजी चावल का उत्पादन होने लगा। तो ये हमारा क्या हो गया भाई? चावल में वृद्धि हो गई। ये किसके कारण हुआ? तो बताएंगे सर हरित क्रांति के कारण हुई थी। कहता है कि कृषि उत्पादन में व्यापक परिवर्तन की हरित क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं। छठे दशक के अंत में विभिन्न सुधार कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। मतलब लोग सोच नहीं सकते भाई कि कितना विकास होना चाहिए। एक्चुअली जब हमारा कृषि व्यवस्था में सुधार किया गया तो लोग सोच नहीं पाए कि इतना ज्यादा हमारा कृषि व्यवस्था में डेवलप होगी, हम लोग कभी अनुमान नहीं लगा सकते। जिस खेत में पहले 10 क्विंटल चावल का उत्पादन होता था, अब मेरे दोस्तों 100 क्विंटल चावल का उत्पादन हो रही है। तो मेरे भाई ये आश्चर्यजनक बात हो गई ना। तो यही हुआ था हमारा हरित क्रांति में। इस यात्रा पंजाब से शुरू हुई थी। हमारा हरित क्रांति सबसे पहले कहां से शुरू हुई थी? पंजाब से। और पंजाब से शुरू होकर गेहूं के फसल के साथ शुरू हुई थी। उत्पादन में अतिशय वृद्धि हुई, इतना ज्यादा वृद्धि हुआ कि आप कभी सोच नहीं सकते हैं कि इतना वृद्धि कैसे हो पाई है। तो मेरे दोस्तों इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या? हरित क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं। जिनको नहीं समझ में आया मेरे दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं, ये सब आंसर को ध्यान ना दे, जो मैं बोल रहा हूं ना इस चीज पर फोकस कीजिएगा, ठीक है? जिनको नहीं समझ में आया थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं सारा क्वेश्चन आपके माइंड में फिट करके जाऊंगा भाई। हरित क्रांति के सहायक तत्व कौन कौन सा है? जो हमारा हरित क्रांति है इसका अपना एक सहायक तत्व है। हरित क्रांति का एक अपना सहायक तत्व है मेरे भाई। तो वो तत्व आपसे पूछा जा रहा है कि क्या क्या है। तो देखिए, अधिक उपजाऊ वाले नए किस्म के बीजों का प्रयोग किया। पहले जो बीज का प्रयोग किए थे वो बीज को हटा करके नया हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल किया, ठीक है? इसके लिए राज्य में बीज निगम स्थापित किए गए और हमारा पंजाब में बीज का एक भंडार लगाया गया था हर एक अलग अलग जिला में, और कहा गया था सभी किसान भाइयों को यहीं से बीज लेना है। ये हमारा हाइब्रिड बीज है, ये काफी उपजाऊ होगी, ये विदेशों से मंगाया गया है। पहला पॉइंट। दूसरा, सिंचाई व्यवस्था में सुधार किया गया। पहले लोग कुआं से मेरे दोस्तों पानी उठा के, हाँ पानी जैसे हम लोग निकालते हैं ना भाई, वैसे से निकाल के वो अपने फसलों में देते थे। अब हमारे सिंचाई व्यवस्था में हो गई सुधार। लोग क्या किए मेरे भाई? नहर बनाए, उस नहर के माध्यम से खेतों तक उस नहर को जोड़ दिया गया, और जोड़ने के बाद मेरे दोस्तों नहर के माध्यम से हमारे खेतों तक पानी आसानी से जाने लगे। क्योंकि फसल के उत्पादन के लिए अच्छा फसल अगर चाहेंगे तो आपको कम से कम मेरे दोस्तों पानी की व्यवस्था अच्छा रखना पड़ेगा। ये हमारा दूसरा पॉइंट।
तीसरा था सरकार द्वारा समर्थन मूल्य और वसूल मूल्य का निर्धारण। सरकार ने, मेरे दोस्तों, जो समर्थन मूल्य था, सरकार ने कहा कि जैसे उपजाऊ होगी वैसा ही टैक्स लगेगा। ऐसा नहीं कि अंग्रेजों की तरह मैं कर दूं आप लोगों को कि आपको 20% देना ही देना है, आपका खेत में उत्पादन हो या ना हो, नहीं, ऐसा नहीं है। खेत में जैसे जैसे उत्पादन होगा वैसा ही आप टैक्स दीजिएगा, काफी है। अगला पॉइंट है सर, वैज्ञानिक खाद्यों का प्रयोग क्या। लोग पहले अपने खेत में गोबर का इस्तेमाल करते थे, है ना, गोबर का सार का इस्तेमाल करते थे, उड़िया डीएपी का इस्तेमाल करते थे। अब मेरे भाई जैसे ही हमारे हरित क्रांति आई, इस हरित क्रांति में विदेशों से वैज्ञानिक माध्यम से जो खाद्य तैयार किया गया था, वो खाद्य को खेतों में डालना शुरू किया। ठीक है, आधुनिक संयंत्रों का प्रयोग किया। जैसे अभी मान के चलिए कि खरपतवार हमें निकालना है। खरपतवार किसे कहते हैं? जब दो पौधे के बीच में कोई घास फूस निकल जाते हैं, उसको जब हम निकालते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं खरपतवार। तो जब खेत में खरपतवार थी, वो हम लोग एक, मेरे दोस्तों क्या बोलूंगा, एक रड के माध्यम से, एक छड़ के माध्यम से उसको इस तरह कहते थे ना। तो हमारा जो गेहूं का पौधा था या धान का पौधा था या आलू का पौधा था, तो कहीं ना कहीं उसका जो जड़ थी वो कट जाते थे, तो वो हमारा क्या हो जाता था, पूरी तरह से मर जाते थे। अब हमारा क्या किया कि हमारा आधुनिक संयंत्र का प्रयोग किया, यंत्रों का प्रयोग किया। एक ऐसा यंत्र आया, ऐसा मेरे दोस्तों एक मशीन आई जिससे खरपतवार को ही सिर्फ निचोड़ करके निकाला जा सकता था। इसमें हमारा पौधे के जो जड़ है इस पे थोड़ा सा भी हानि नहीं होती थी। तीसरा, छठा पॉइंट से सर, कीटनाशक का प्रयोग। अब मेरे भाई इसमें कीटनाशक जो होती है इसमें काफी ज्यादा प्रयोग किया गया। डीएपी, उड़िया के अलावा जो हमारा कीटनाशक है, अगर कोई भी पौधे में अगर मान के चलिए कीट लग गया तो उस कीट को हटाने के लिए छिड़काव करना पड़ता था ताकि वो पौधा सुरक्षित रहे और फसल अच्छा दे। इसके बाद हमारा भूमि संरक्षण एवं भूमि का उर्वरता। और भूमि की उर्वरता मान के चलिए हमें 2026 में खेती करना है, तो 2025 से ही लोग क्या करते थे मेरे भाई, खेती को जोताई करते थे ताकि ये खेत का जो मिट्टी है पूरी मुलायम बन सके और ये हमारा अच्छी तरह से ग्रोथ कर सके। ये था सर हमारा हरित क्रांति के सहायक तत्व। और कल आपके पेपर में हरित क्रांति के बारे में 100% आएगी, इसलिए जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। अब आइए सर बात करता हूं अगला पॉइंट पे। अगला है सर, भारत में हरित क्रांति लाने का किसका योगदान रहा। जैसे विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है मेरे भाई, तो बताएंगे सर विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर बॉर्लॉग को। ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति को किसने लाया था 1960 के दशक में, तो बताएंगे सर डॉक्टर एस.एम. स्वामीनाथन। कौन, तो बताएंगे सर भारत में सन 1960 के दशक में डॉक्टर एस स्वामीनाथन के प्रयासों से हरित क्रांति संभव हुई। इसमें अधिक उपजाऊ देने वाले बीजों का योगदान महत्वपूर्ण रहा। इसमें गेहूं के उत्पादन के अभूतपूर्व का मतलब लोग सोच नहीं सका, लोग आश्चर्यचकित हो गए कि जिस खेत में पहले 10 किलो गेहूं का उत्पादन होता था, आज हम लोगों का 1 क्विंटल कैसे उत्पादन हो गया। लोग सोचा कि 10 हुआ तो 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा। अचानक मेरे दोस्तों इतना ग्रोथ हुई फसल में कि हमारा 1 क्विंटल तक फसल उत्पादन होने लगे। याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आइए सर। अब आते हैं सर हरित क्रांति का सकारात्मक और नकारात्मक पहलू क्या है। अभी मैंने बात किया आप लोगों का सकारात्मक पहलू के बारे में, मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। मैं सकारात्मक पहलू नहीं बता रहा हूं और इतना बड़ा आंसर रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। अब मैं जो बोल रहा हूं उस पर ज्यादा से ज्यादा आपको ध्यान देना है। अभी मैं सकारात्मक चीज बताया भाई, ये हमारा सकारात्मक है। हरित क्रांति के सकारात्मक पहलुओं के बारे में अगर आपसे वर्णन करने के लिए कहा जाए तो आप इस तरह से वर्णन करेंगे। ये हमारा सकारात्मक कि हमारा कृषि व्यवस्था को सुधार के लिए क्या क्या उपयोग किया गया, तो ये 7 पॉइंट आपको डिनोट करना है। अब बात करते सर, ये हमारा जो क्वेश्चन है इस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देना है, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। हम मैंने सकारात्मक बताया, अब नकारात्मक पहलू आ जाए तो क्या होगी, तो आप इस तरह से लिखेगा कि हरित क्रांति का नकारात्मक पहलू निम्नलिखित है। जैसे पॉइंट नंबर 1 बताइएगा कि इसमें पहले लोग जो है इसमें गरीबी, सबसे पहले मेरे दोस्तों लिखेंगे कि बेरोजगारी का समस्या उत्पन्न हो गई। पहला पॉइंट में ही लिखना है कि बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई। जैसे कैसे, तो जैसे पहले लोग खेतों में जाकर काम करते थे, तो मेरे दोस्तों जब हमारा यंत्र आया, बड़े बड़े मशीन आए, तो इसमें क्या हो गया, 10 व्यक्ति को साइड करके सिर्फ एक व्यक्ति इस मशीन को चलाएं और हमारा खेती होने लगा। तो ये हमारा बेरोजगारी का एक कारण बन गया। दूसरा पॉइंट डिनोट करना है आपका कि हमारा जो गरीब किसान है, जो छोटे छोटे किसान है, सरकार इस पर ध्यान नहीं देने लगा।
सरकार इस पर ध्यान नहीं देने लगे और इसमें सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े किसानों को ही सिर्फ ध्यान देने लगा, जिससे गरीब किसान और गरीब होते चले गए। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि तीसरा पॉइंट जो था कि गरीब जो छोटे छोटे जो किसान भाई थे उनके फसल को लेने के लिए कोई खरीदार नहीं था, ठीक है ना, कोई भी खरीदार नहीं था। अब आराम से ना मेरे दोस्तों बहुत शानदार तरीके से लिख सकते हैं कि हमारा हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू क्या क्या है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एकदम अच्छी तरह से याद रखना है कि हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति को भारत में लाने का श्रेय किसे है, हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू के बारे में वर्णन करना है। भाई इतना बड़ा आंसर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे भाई जैसे मैं समझाया हूं वो चीज को आप लोग समझ गए तो आप अच्छी तरह से अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पाइए सर, बात करता हूं अगला कि उपनिवेशवाद क्या है। जब अब यहाँ पे अब आंसर मत देखिए, आंसर मत देखिए, मेरा मुंह पे ध्यान दें। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर देशों को अपने अधीन कर लेते हैं तो उसे हम लोग उपनिवेशवाद कहते हैं। फिर से सुनिए, जब कोई ताकतवर देश कमजोर देश पर जाकर कब्जा कर लेते हैं और उस देश को अपने अधीन कर लेते हैं तो इस स्थिति को हम लोग उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे कुछ साल पहले या तो कुछ दशक पहले भारत अंग्रेजों का क्या था भाई? उपनिषद था। क्या था? भारत अंग्रेजों का क्या था? उपनिवेशवाद था, क्योंकि भारत उस समय गरीब था और अंग्रेज आकर उस पर शोषण करने लगे थे। तो ये है सर हमारा उपनिवेशवाद। नहीं समझ में आए? फिर से सुनिए, जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर देश पर आकर अधिकार करके और उस पर मेरे दोस्तों क्या करते थे, कोई भी कमजोर देश जब कोई शक्तिशाली देश आकर के उस पर कब्जा कर लेते थे और उस देश को अपने अधीन कर लेते थे। अपना अधीन का मतलब अपने तौर तरीका पर चलाएंगे। जैसे हमारा भारत अंग्रेजों के इशारे पर चल रही थी 1947 से पहले, तो ये हमारा उपनिवेशवाद। और एग्जाम्पल में ये जरूर लिखिएगा कि भारत अंग्रेजों का क्या था? उपनिवेशवाद था। ठीक है, चलिए सर, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। वही चीज मैं यहां पे लिखा हूं कि अधिक शक्तिशाली एवं विस्तारवादी देश के दबाव द्वारा जब किसी दुर्लभ देश, दुर्लभ मतलब होता है कमजोर, जब कोई दुर्लभ देश को अपने शासन के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया जाता है तो उस शासन व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे भारत स्वतंत्र प्राप्ति के पहले, भारत जैसे स्वतंत्रता जब नहीं हुई थी 1947 से पहले, उस समय इंग्लैंड का उपनिवेश था, यही ब्रिटिश शासन था हमारा। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, कर्म का सिद्धांत बताइए। कर्म का सिद्धांत क्या? हम लोग सुने जैसे कर्म करोगे वैसा मिलेगा भाई, वही चीज है यहाँ पे। इसलिए मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ अच्छा कर्म करना सीखो, लफवा लड़का मत बनो भाई। हाँ, ऐसा लड़का बनना है कि 10 को आदमी भी बोलेगा कि फालना के बेटा की तरह, मतलब आपके कर्म से आपके माँ बाप का पहचान हो जाए, आपके कर्म से आपके फैमिली का पहचान हो जाए, इस तरह से करना है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए, कर्म का सिद्धांत हिंदू सामाजिक जीवन का आधार है। ये हिंदू का ज्यादा माना जाता है, लेकिन एक्चुअली सारे समाज के सारे सांप्रदायिक के लोगों को मानना चाहिए कि हमारा कर्म के आधार पर ही हमारा लक्ष्य तैयार होती है। ठीक है ना, तो कर्म का सिद्धांत हिंदू सामाजिक जीवन का आधार है। जो जैसा कर्म करेगा उसी के अनुसार उसका भाग्य भी निर्मित होगी। जो जैसा करेगा उसका भाग्य वैसा ही निर्मित होगी, है ना। जो जैसा कर्म करेंगे उनका भाग्य भी वैसा ही निर्मित होगी। निर्मित का मतलब उसका भाग्य वैसा ही बनेगा। हम लफवागिरी करेंगे ना सर, तो हमारा आने वाला जो दिन होगा वो हमारा लफवाई होगा। और आज अगर हम स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आने वाला दिन हमारा बहुत ही खुशहाल होगी। यस या नो, है ना, वही कह रहा था। तो उसका भाग्य भी बहुत निर्मित होगा। अतः लोगों का अच्छा कर्म करना चाहिए और लोगों को हमेशा अच्छा कर्म करनी चाहिए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे आइए सर। कहता है कि वर्ण व्यवस्था क्या है, या वर्ण श्रम धर्म के विषय में आप क्या समझते हैं? लिखिएगा वर्ण व्यवस्था क्या है। वर्ण व्यवस्था धर्म सामाजिक संगठन का लोकप्रिय उदाहरण है। यह हिंदू समाज को 4 वर्गों में बांटा है। हम सभी को पता है मेरे भाई कि हमारा जो वर्ण व्यवस्था है वो 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और शाक्य होता है, या नहीं, शाक्य और शूद्र। वही कह रहा है कि हमारा वर्ण व्यवस्था सामाजिक संगठन का लोकप्रिय उदाहरण है। हमारा जो वर्ण व्यवस्था है वो हमारे सामाजिक संगठन का लोकप्रिय उदाहरण है। यह हिंदू समाज को 4 वर्गों में विभाजित करता है। यह हमारे हिंदू समाज को 4 वर्गों में विभाजित करता है। जैसे हमारा ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र। जैसे ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुआ है, क्षेत्रीय की उत्पत्ति कंधा से हुई है, और वैश्य की उत्पत्ति जांघ से हुआ है, और शूद्र की उत्पत्ति हमारे पाँव के तले से हुई है। ठीक है, ऐसा मानना है भाई।
ब्राह्मण बौद्धिक कार्य से जुड़ा हुआ था। जो हमारा ब्राह्मण था वो पूजा पाठ करते थे, याद रखना है, जो ब्राह्मण था वो उसका काम था पूजा पाठ करना, क्षेत्र देश की रक्षा करते थे। और जो हमारा क्षेत्रीय था, जो क्षेत्र संप्रदाय से मानने वाले थे, क्षेत्र जाति से थे, उनका काम था देश का रक्षा करना, है ना। और हमारा जो वैश्य थे, वैश्य से इसका काम था हमारा व्यापार करना। वैश्य का क्या काम था? व्यापार करना। और शूद्र का कार्य था सेवा कार्य से जुड़ा हुआ था। जो हमारा शूद्र थे ना मेरे भाई, इसका काम था कि आप सारे लोगों की सेवा करो, चाहे वह ब्राह्मण हो या शाक्य हो या हमारा वैश्य हो, इन सारे लोगों का क्या करना है? आपको सेवा करना है। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूं कि वर्ण व्यवस्था किसे कहते हैं, वर्ण व्यवस्था कितने प्रकार के हैं और उनका क्या क्या कार्य है, आप लोगों को बहुत ही सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सर अगला पॉइंट पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे डिनोट करते हैं। क्वेश्चन कहता है क्या, सुनिएगा, कहता है कि आधुनिकीकरण की आवश्यक शर्तों का उल्लेख करें। अच्छा, आधुनिकीकरण किसे कहते हैं पता है मेरे दोस्तों? पहले लोग क्या कहते थे, धोती और एक संडो गंजी पहन के ना मेरे भाई अपने जीवन यापन को गुजारते थे। जैसे जैसे दुनिया डेवलप हुई, पहले लोग फिर हाफ हैंड का लोग टी शर्ट पहनने लगे, फिर मेरे भाई शर्ट आया, फिर इसके बाद बड़ा बड़ा टाई कोट वगैरह, बहुत सारे लोगों के एक से एक भाई, लड़की लोगों का ज़्यादा है, सरारा गरारा ढरारा क्या क्या है पता नहीं। उसके बाद हमारा सिगरेट पेंट, कभी बीड़ी पेंट निकल जाएगी। लड़कियों का बहुत अलग अलग ड्रेस भाई, लड़का का क्या है, एक पेंट खरीदो, एक शर्ट पहनो, बस हो गया स्टाइल। लड़की का सरारा गरारा ढरारा क्या क्या होता है भाई, सिगरेट पेंट और लंगा चोली, पता नहीं क्या क्या होता है ना। तो दुनिया क्या कर रहे हैं मेरे भाई, दुनिया डेवलपिंग कर रहा है। चाहे वो आप आर्थिक रूप से लीजिए, चाहे वो शिक्षा के रूप में लीजिए, चाहे वो मेरे दोस्तों आप टेक्निकल के रूप में लेंगे, चाहे वो वैज्ञानिक तौर तरीके पर ले। जैसे पहले हम लोग को, मैं भी वो वैसा ही किया हूं जैसे मैं बोल रहा हूं। मैं पहला अपना बचपना में, हमारे दोस्तों, मेरा मम्मी एक झोला सी देती थी, उस झोला में मैं बुक को डालता था, किताब को, और मैं चल जाता था स्कूल। और बैठने का जगह था हम लोग को जमीन पे, दरी होता था, दरी है ना, दरी, और सप्ताह में उस दरी को एक बार झाड़ा भी जाता था, उस दरे में बैठकर पढ़ते थे। फिर जैसे जैसे दुनिया डेवलप किया, माँ ने बैग खरीद दिए, फिर हम लोग पैदल जाने लगे, स्कूल जाएंगे भाई, स्कूल जाने के बाद बेंच पर बैठे। उसके बाद दुनिया फिर से डेवलपिंग की, मम्मी से कहा मम्मी मुझे एक साइकिल चाहिए, मैं नहीं जा पाऊंगा। फिर मम्मी ने मुझे साइकिल खरीद दिया, फिर मैंने स्कूल तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। फिर मैंने कहा कि मम्मी देखो ना दुनिया कितना डेवलपिंग कर रहा है, दुनिया कितना आधुनिकीकरण की ओर जा रहे हैं। अब ना मम्मी मुझे कॉलेज में जाके पढ़ाई करना है, मैं क्लास 11-12 का ना पढ़ाई हम कॉलेज में जाके करूंगा। तो कहा क्या हुआ? तो मैं कहूँगा कितना दूर है ना मम्मी, एक बाइक खरीदो ना, बाइक से आना जाना करेंगे, इसमें पैसा भी बचेगी क्योंकि 2-3 को फ्रेंड को भी ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे, यहाँ पे हमारा आधुनिकीकरण हुआ। पहले हम पैदल चलते थे, साइकिल लिए, बाइक आया, फिर हम यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे तो बोलेंगे मम्मी 4 चक्का खरीदो, है या नहीं। मतलब ये एग्जाम्पल दिया हूँ, हमारे घर में इतने आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है भाई, ठीक है। चलिए सर, तो आधुनिकीकरण की आवश्यक शर्त पे क्या क्या विशेषता सुनिएगा। पहले शिक्षा, पहले हमारा शिक्षा व्यवस्था याद रखना, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया। दूसरा यातायात के साधन, पहले जमाने के लोग, आप अपने दादाजी से पूछिएगा ना, वो बताएंगे हम पैदल ही चल जाते थे भाई मेहमान घर, या तो साइकिल से चल जाते थे हम मेहमान घर। आज मेरे दोस्तों लोग जो है साइकिल से जब जाते थे ना तो लोग थक नहीं जाते थे, लोग थकते नहीं थे साइकिल से जाने के बावजूद। और आज अगर हम 2 पहिया 2 व्हीलर से जा रहे, 4 व्हीलर से जा रहे, तो बोलो ही दादा बैठ बैठ के हम थक गलियो रे, हम बैठ बैठ के थक गलियो, बोलते हैं यानी बैठ बैठ के हम क्या किए भाई, थक चुके हैं। यस या नो? तो मेरे दोस्तों इनका यही कहने का मकसद है। फिर गतिशील श्रम, फिर दुनिया में लेबर जो होते मेरे भाई, लेबर, उसमें भी बदलाव आया। जटिल श्रम में विभाजन, जो कठिनाइयां कार्य थी, जैसे मेरे दोस्तों खेत में जाके इस तरह से कुदाल से खेती करना, इसमें मशीन आ गया, ये भी हमारा तुरंत खोद के चला जा रहा है। इसके बाद मुद्रा पर आधारित विनिमय प्रणाली, पहले लोग क्या करते थे कि अपने सामान को मेरे दोस्तों दूसरे को दे करके उससे दूसरा सामान ले लेते थे और इस तरह से अपना जरूरत को पूरा करते थे, क्योंकि उस समय पैसा नहीं था। आज हमारे पास पैसा है, हम चले गए मार्केट और मैं एप्पल खरीद के लेकर आ गया, मैं चला गया मार्केट और मैं लेके चला गया मार्केट में एप्पल खरीद के, ठीक है। वैसा ही मेरे दोस्तों यहाँ पे अभी आप लोगों का कहा जा रहा है कि मुद्रा पर आधारित विनिमय हो गए। दूसरा संचार माध्यम, पहले लोग कोई भी घर में मर जाते थे मेरे भाई, तो अपने रिश्तेदार को साइकिल में जाकर इनवाइट करते थे, इनवाइट मतलब बोलते थे कि आपका ये मर चुके हैं। आज हमारा शादी भी है, फोन करते हेलो, कार्ड देने का समय नहीं है, सुनो ना फलाना तारीख को शादी है, तुम 2 दिन पहले आ जाना, बोलते या नहीं भाई, ये हमारा संचार हो गया। लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थाएं होगी,
एकांकी परिवार हो गया, धार्मिक कट्टरता में कमी आ गई, या ये गलत बात है भाई, ये धार्मिक कट्टरता में ज्यादा आ गया भाई, ठीक है। इस तरह से लिखना है कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था में उपयुक्त तत्वों का समावेश उसे आधुनिकता की संज्ञा प्रदान करता है। आधुनिकीकरण का स्वरूप विभिन्न समाजों में विभिन्न प्रकार के हो सकता है। वस्तुओं आधुनिकीकरण रचनात्मक एवं सांस्कृतिक दोनों प्रकार के परिवर्तन का संयुक्त प्रतिफल है। इस तरह से लिखना है कि आधुनिकीकरण कैसे आया दुनिया में। आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं, पहले के जमाने और आज के जमाने में भी, ठीक है सर। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि सामाजिक आंदोलन के दो प्रमुख विशेषता बताएं, सामूहिकता और संगठन संरचना। सामाजिक आंदोलन के बारे में बात करते हैं, सामाजिक आंदोलन के बारे में बात करते हैं सर, आखिर है क्या। तो देखिए सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में किया गया सामूहिक प्रयास है। सामाजिक आंदोलन क्या, अपने समाज को बचाने के लिए, अपने समाज के लिए मैं लड़ रहा हूं। जैसे महात्मा गांधी ये पूरे देश के लिए लड़ रहा था, है ना भाई। महात्मा गांधी को क्या दाई खाया है भाई कि वो हमारे देश का आजाद दिलाने, क्या उनको अकेले आजादी मिलेगी? नहीं, वो अपने आप को मेरे दोस्तों कहते थे कि किसी भी हाल में देश को आजाद दिलाना है। एक बात सुन लीजिएगा, ये आप लोग कर लेंगे अगर मैं नहीं करवा पाया तो। 1917 से लेकर 1942 तक जितने सारे आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, चोरी चौरा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, सारे आंदोलन कर लेंगे। एक आंदोलन आपके पेपर में 100% आएगी, एक आंदोलन आपके पेपर में 100% छपेगी, इस चीज को याद रखना है। तो आइए सर बात करते हैं सामाजिक आंदोलन। तो सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में किया गया सामूहिक प्रयास है। यह परिवर्तन के कुछ विशिष्ट पक्षों की अभिव्यक्ति प्रदान करती है। यह सदैव वर्तमान स्थिति में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से संचालित होता है। सामाजिक आंदोलन का प्रारंभ औपचारिक अथवा अनौपचारिक संगठनों के द्वारा किया जा सकता है। यह सदैव वर्तमान स्थिति में परिवर्तन लाने का उद्देश्य संचालित होती है। नहीं समझ में आया सर, थोड़ा सा रुक जाइए मेरे भाई। वर्ण व्यवस्था के बारे में मैंने अभी जस्ट बताया, इसके बारे में तो बात ही नहीं करना है, इसके बारे में बात नहीं करना, इसके बारे में देखते हैं बात करके। क्या है सर, समुदाय का आधार क्या है? समुदाय का आधार तत्वों या आधार निम्नलिखित है, व्यक्तियों का समूह, निश्चित भूभाग, सामान्य जीवन और सामुदायिक भावना। इस तरह से आपको लिखना है कि समुदाय का आधार क्या है। 4 आधार होती है, आप डिनोट करेंगे तो पॉइंट दे देंगे 1 2 3 4 देखिए आपको डिनोट कर लेना है भाई, ठीक है। अब आते सर हमारा समुदाय, मैं फिर से बताया भाई समुदाय के बारे में तो अभी जस्ट बात किया हूं। क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि पर्यावरण आंदोलन किसे कहते हैं? पर्यावरण आंदोलन। और हाँ एक बात याद रखिएगा, वो मैं जो बताया आप लोगों का कौन सा आंदोलन था भाई, जो उत्तराखंड से शुरू हुई थी, चिपको आंदोलन। याद रखना चिपको आंदोलन, ये पेपर में 100% छप रही है कल। हाँ याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही तो आएगा, आएगा तो आएगा, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। आइए सर बात करता हूं पर्यावरणीय आंदोलन। पर्यावरणीय आंदोलन का शुरुआत होती है मेरे भाई क्या, वर्तमान समय में पूरे विश्व में विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। बिल्कुल सही बात है भाई, जैसे लिख रहा हूं वैसे आपको सुनना है भाई, ठीक है। आज हम अपने आप को विकास करने के लिए, आज हम अपने प्रकृति को, पर्यावरण को क्या कर रहे हैं भाई, दोहन कर रहे हैं या ना। आज हम अपने आपको विकास की ओर ले जाने के लिए हम अपने प्रकृति का, हम अपने पर्यावरण का पूरी तरह से नष्ट नाबूद करके बैठे हुए हैं, है ना। तभी तो जाकर हमारे दिन प्रतिदिन टेम्परेचर हाई हो रही है ना। चलिए सर सुनिएगा, वर्तमान समय में पूरे विश्व में विकास के नाम पर प्राकृतिक साधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। मानव जीवन के लिए यह बहुत ही खतरनाक है। हमारे जीवन के लिए नहीं, दुनिया के हर एक जीवन के लिए, जीव जंतु सबके लिए, मानव जीवन के लिए यह बहुत खतरनाक है। अतः समाज में पर्यावरण के विषय में एक नवीन चेतना उत्पन्न हुई है। समाज में, हमारे समाज में पर्यावरण के विषय में एक नया चेतना उत्पन्न हुई है, जिसे समाज में एक नवीन आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी को हम लोग पर्यावरणीय आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या जानते हैं मेरे भाई, पर्यावरण के आंदोलन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताए सर, महिला स्वतंत्र आंदोलन क्या है भाई। अच्छा आपसे महिला आंदोलन के बारे में तो आपसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। महिला आंदोलन सुन लीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए 21वीं शताब्दी में विश्व प्रसिद्ध महिला आंदोलन वीमेन लिव आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन का निम्नलिखित उद्देश्य था, सुनिएगा। महिला स्वतंत्र आंदोलन क्या है, सुनिए। महिला शिक्षा, पहले महिलाओं को ना पढ़ाया नहीं जाता था, और आज अगर आप सर्च करेंगे ना तो मर्द से ज्यादा पुरुष से ज्यादा आज महिला लोग पढ़ती है। हाँ भले ही 1-2 गो लफवा निकल जाते महिलाएं लोग भी, महिला मतलब बच्चियां भी
एक दो को रील्स बनाने में निकल जाती है, अलग मैटर है, लेकिन आज बालिका हमारे पुरुष बच्चों के साथ, मतलब हमारा लड़का के साथ कंधे से कंधे मिला करके, आंख से आंख मिला करके आज सवाल जवाब का उत्तर देती है ना, और देना भी चाहिए भाई। स्वास्थ्य तथा सफाई में सुधार, महिलाओं भी स्वास्थ्य और सफाई के सुधार में हिस्सा लिए। दूसरा, महिलाओं के लिए मानवाधिकार आया, और मेरे भाई मानवाधिकार जो हमारा 2006 में शुरू हुआ था, उसमें मानवाधिकार में भी महिलाओं को हिस्सेदारी मिल गया। उसके बाद महिला श्रम के लिए मातृ लाभ हुई, और जो भी काम वगैरह होगी श्रमिक में या लेबर में या नौकरी में, महिलाओं को भी इसमें हकदार होनी चाहिए। यह बताया गया था हमारा महिला स्वतंत्र आंदोलन के बारे में। अब बात करते हैं सर महिला आंदोलन के बारे में। अब आइए सर बात करते हैं महिला आंदोलन के बारे में। सुनिएगा मेरे भाई, महिला आंदोलन के बारे में। सामान्य मत के अनुसार भारत में महिला आंदोलन का प्रारंभ 19वीं सदी के ब्रिटिश काल में हुआ था। महिला आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ना, वो हमारा ब्रिटिश काल से ही शुरू हो गई थी, ठीक है। यह 19वीं सदी में भारत में प्रारंभ किया गया सामाजिक सुधार आंदोलन का एक भाग था। समाज को सुधार करने के लिए ऐसे बहुत सारे आंदोलन चलाए गए, लेकिन मेरे भाई उनमें से एक आंदोलन था हमारा कौन? महिला आंदोलन। गांधी जी ने महिलाओं को सक्रिय स्तर पर सहयोग देने को कहा। गांधी जी ने कहा देखो महिलाओं को भी युद्ध में भाग लेने का अधिकार है, जैसे हमारा रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, है ना, फिर मैं बोल सकता हूँ सुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, ये सब क्या भाई हमारे देश की आज़ादी में भूमिका निभाए हैं। वही कह रहा है कि गांधी जी ने महिलाओं को सक्रिय स्तर पर सहयोग देने को कहा। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को देखते हुए विभिन्न संगठन बने। अब 1947 के में हमारे देश को आज़ाद दिलाने में महिलाओं ने इतने सारे भूमिका निभाए कि अब हमें लगने लगा कि महिलाओं को भी विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए। इस समय के प्रमुख संगठनों में अखिल भारतीय समिति तथा भारतीय महिला समिति थी। उपयुक्त दोनों महिला संगठनों का निम्नलिखित था, जो अभी मैंने बताया कि शिक्षित करो, स्वास्थ्य में सुधार करो, महिलाओं के लिए अधिक मताधिकार दो, महिलाओं को भी हमारा नौकरी के क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में उन्हें भी भागीदारी देना चाहिए, ठीक है। तो ये सब हमारा महिला आंदोलन के बारे में आप लोग देख लेंगे भाई। महिला सशक्तिकरण, महिला का सशक्तिकरण, जो महिलाएं भाई, इसका सशक्तिकरण के बारे में यहाँ पे पूछा गया। तो महिला के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है? महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय महिलाओं को स्थिति में सुधार है। सशक्तिकरण मतलब ये नहीं कि महिला भी गोली उठा बंदूक उठाएं और अपना मर्द पे दाग दिए 4 को गोली और उसको शमशान घाट पेश कर दिए, नहीं भाई, वैसा नहीं। महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है कि महिलाओं की जो स्थिति है इसमें सुधार लाना है। इसके लिए भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान बनाए गए। हमारे संविधान में भीमराव अंबेडकर के द्वारा महिलाओं के लिए काफी मेरे दोस्तों क्या बनाया गया? हमारा आंदोलन बनाया गया। बहुत सारे विशेष प्रावधान तैयार किए गए कि महिलाओं के लिए ये सेपरेट है भाई। क्या क्या सेपरेट है सुनिएगा। पहला सुनिएगा पॉइंट नंबर 1, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत लिंग के आधार पर भेदभाव के निषेध किया गया। अब हमारे आर्टिकल नंबर 15 में कहा गया कि जिस तरह से मर्द को नौकरी करने की स्वतंत्रता है, काम करने की स्वतंत्रता है, और किसी भी पर्यावरण में जाने का, आने का, गाड़ी में चलाने का सब कुछ स्वतंत्रता है, इसी तरह से महिलाओं को भी स्वतंत्रता है, वो भी अपने आप कुछ भी कर सकती है, ठीक है। वही कह रहा है कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत लिंग के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया। साथ ही राज्य को महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए विशेष नियम बनाने के लिए निर्देश दिए गए। दूसरा पॉइंट था सर हमारा अनुच्छेद 39 के अंतर्गत आजीविका के समान अवसर तथा समान कार्यों के लिए समान वेतन देने का निर्देश दिया गया राज्यों में। अब कहा गया कि महिलाओं को भी मान के चलिए नौकरी, पॉइंट नंबर 15 में कहा जाता है मेरे भाई कि महिलाओं को भी मर्दों के साथ समान अवसर देना चाहिए कि वो भी नौकरी करे, वो भी काम करे, वो भी मतलब घूमे फिरे पर्यावरण में। अब बात करते हैं हमारा पॉइंट नंबर 2 में, अनुच्छेद नंबर 39 कहता है कि अब कोई भी महिला अगर काम कर रही है और कोई पुरुष काम कर रहे हैं, मान के चलिए महिला भी रेलवे में है और पुरुष भी रेलवे में है, तो ऐसा नहीं कि महिला है तो उनको कम वेतन दिया जाए, पुरुषों के समान ही उसका वेतन मिलना चाहिए। यह हमारा अनुच्छेद नंबर याद रखना है 39 में बताएगा। अब आते हैं सर हमारा अनुच्छेद नंबर 42 में। अनुच्छेद नंबर 42 में महिलाओं के लिए काम करने की मानवोचित दशा सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश दिया गया कि तथा यह प्रसूति लाभ भी प्रदान करने का निर्देश देता है। अगला पॉइंट में बताया गया मेरे भाई अनुच्छेद नंबर 51 के अंतर्गत महिलाओं के सम्मान को
नागरिकों का मौलिक कर्तव्य को घोषित किया गया। अब महिलाओं को भी मेरे दोस्तों सम्मान किया जाना चाहिए, जैसे एक पुरुष को एक महिला करती है ना भाई। इसी तरह से तो हमारे समाज एक ऐसी दिन आएगी ना मेरे दोस्त, सच बता रहे कि घर की मुखिया महिला हो जाएगी, है ना। घर की मुखिया महिलाएं हो जाएगी और महिलाएं बाहर में घूमेंगे, चौराहे पर घूमेंगे, जो बिल्कुल गलत होगा, जो बिल्कुल गलत हो गए, है ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सर अपराध क्या है, संस्कृति परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, ये सब क्वेश्चन एक बार आप नजर दौड़ाइए। समधर्म से आप क्या समझते हैं, समायोजन से आप क्या समझते हैं, पुरुष पार्थ से आप क्या समझते हैं। पुरुष पार्थ का मतलब घर का जो मुखिया होता है उसको भी हम लोग पुरुष पार्थ के रूप में जानते हैं। बाकी ये सब सारा क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग कैसा लगा शुरू से अंत तक देखने के बाद, समझ में आया या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।